दिखाई दे यार। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन वन डायमेंशन। आप मैथ्स में पढ़ते हो कि 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x, y, z। 3 एक्सिस होते हैं, x, y, z, और तीनों की तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये पढ़ते हो, ठीक। अब सपोज करो मेरे को ये बताना है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधा जाना, तो बॉडी चली और उसे सीधा जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, सीधी चलती जा रही है। तो हम क्या स्टडी करने वाले हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक, समझ में आता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरी बॉडी वन डायमेंशनल मोशन में मूव कर रही है या मेरी बॉडी 2D में मूव कर रही है, 2 डायमेंशनल में मूव कर रही है, या मेरी बॉडी 3 डायमेंशनल में मूव कर रही है, इनमें क्या डिफरेंस है? मैं आपको एग्जांपल से पूछता हूं, मुझे आंसर देना आप कैसे सोचते हो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे सोचता हूं, फिजिक्स कैसे सोचती है। मेरा पहला एग्जांपल है, अगर मैं एज अ कार या कोई भी बॉडी स्ट्रेट मूव करता जा रहा हूं, बोलो 1D में मूव कर रहा हूं कि 2D में? ओके डन, आपका आंसर 1D। कोई चेंज करना चाहता है? ओके डन। दूसरा एग्जांपल, सपोज एक इंसेक्ट इस फ्लोर के ऊपर टेढ़ा मेढ़ा मूव करता जा रहा है, मतलब घिसटता हुआ जा रहा है, 1D की 2D? कोई बोला 2D, कोई बोला 1D। ओके चलो 2D, ओके 2 डायमेंशन। अच्छा 3D अच्छा ठीक है, अगर वो इंसेक्ट मूव करता हुआ फ्लोर में उड़ना भी स्टार्ट कर दे, अब 3D, मतलब 3D इफेक्ट हो गया। मतलब मैं स्पाइडरमैन देखने जाऊंगा, स्पाइडरमैन बाहर को आएगा तो वो 3D इफेक्ट होगा, है ना? हाँ ऐसा ही होता है। तो 3D मतलब थोड़ा बाहर की तरफ भी आ रहा है स्क्रीन में से, स्क्रीन 2D है और हम बोलते 3D मूवी है, मतलब वो गॉगल लगा के हमें लगता है हमारे पास ही कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है स्क्रीन से बाहर की तरफ। ओके, अंदाजे से बोल रहे हो, जो मन से फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है 1D, लग रहा है 2D, लग रहा है 3D, ऐसा नहीं करना। आपका पहला एग्जांपल मैंने पूछा था, अगर मैं स्ट्रेट मूव करता हुआ जाता हूं तो 1D, 2D या 3D? आपने बोला 1D। ओके, सपोज ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, मैं स्ट्रेट मूव कर रहा हूं, ये लो, ये रहा, बोलो 1D की 2D? अब 2D कैसे हो गया? 2 एक्सिस में डिस्टेंस कवर हो रहा है, 2D। कोई कह रहा है स्ट्रेट लाइन है तो 1D। अब मैं आपको बताता हूं कि देखना कैसे है। ऐसे नहीं देखना आपने कि बॉडी कैसे चल रही है, बस स्ट्रेट है तो ठीक, टेढ़ी मेढ़ी है तो 2D, गलत। आपने ऐसे देखना है, मैथ्स में हर पोजीशन का कोऑर्डिनेट होता है x, y, z। अगर कोई बॉडी चलती है, अगर कोई बॉडी मूव करती है और एट अ टाइम मूव करते हुए उसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, सिर्फ एक, या x या y या z, कुछ भी एक, तो वो मोशन 1D कहलाती है। जैसे एक बॉडी कैसे मूव कर रही है? अलोंग x एक्सिस, स्ट्रेट मूव कर रही है x के अलोंग, तो इसका कोऑर्डिनेट 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, z तो छोड़ ही दो, z तो है ही नहीं, x कोऑर्डिनेट ही चेंज होता जा रहा है,
तो बॉडी किस मोशन में मूव कर रही है? 1D। इसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट एट अ टाइम चेंज हो रहा है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो मान लो ये जो हाइट है वो 2 मीटर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? बोलो 0,2, नेक्स्ट 1,2, नेक्स्ट 2,2, 3,2 एंड सो ऑन। बोलो 1D की 2D? 2D कितने लोग बोलते हैं? क्योंकि वो अभी भी देख रहे हैं XY प्लेन में मूव कर रहा है। मैंने कहा उसका क्या Y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। हर वक्त कितने? 2। सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, कितना? X। बस पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अब देखो ना, 2 कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं मैं, Y कोऑर्डिनेट बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन X कोऑर्डिनेट चेंज होता जा रहा है। तो 3 में से अगर, या 2 में से या 3 में से एक कोऑर्डिनेट चेंज होता जा रहा है सिर्फ, बाकी कांस्टेंट है। ये नहीं है कि 2 वैल्यू लिख दी तो फिर चेंज माना गया ना, हर वक्त 2 2 2 2 2 है, तो वो चेंज नहीं माना जाएगा। तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है इसमें? सिर्फ X। तो इसका मतलब ये 1D मोशन है। अगर सपोज करो ये भी 1D है, ये भी 1D है, मान लो कोई बॉडी Y एक्सिस के अलोंग मूव करती हुई ऊपर जाती है, Y एक्सिस, तो ये क्या है? मान लो 0,0, ये 0,1, ये 0,2, ये 0,3, तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? Y। तो कौन सी मोशन है? 1D। क्लियर? फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज X एंड Y, और मान लो बॉडी ये जा रही है, तो मान लो ये 0,0, मान लो ये 1,1, 1,1, ये 2,2, ये 3,3, क्या इसका X कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? हो रहा है। क्या इसका Y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? हो रहा है। इसका मतलब कौन सा D हुआ? 2D। जब एक इंसेक्ट, ये मान लो रूम का X एक्सिस है, वो दीवार उधर जा रही है, ये मान लो क्या है? Y एक्सिस, वो X, ये Y, तो ये फर्श, फ्लोर XY प्लेन माना जाता है, XY प्लेन। तो इसमें सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट्स हैं, X एंड Y। और जब कोई इंसेक्ट स्ट्रेट जा रहा है तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, X भी और Y भी। तो कौन सी मोशन है? 2D। चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा जाए इस फर्श पे, चाहे वो स्ट्रेट जाए इस फर्श पे, तो दोनों केस में इट इज नोन एज 2D मोशन। तो ये नहीं देखना स्ट्रेट जा रहा है 1D है, ये कोई रूल नहीं है स्ट्रेट जाना 1D है, स्ट्रेट जाना 2D भी हो सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो जब एक ये फ्लोर है, जैसे ये टॉप व्यू है फ्लोर का, X और Y ये कॉर्नर है, दीवारें हैं, तो दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो ये 2D मोशन है। और सोचो अगर ये बॉडी उड़ती उड़ती इधर भी जा रही है और बाहर भी आनी स्टार्ट हो जाए, अब तीसरा एक्सिस भी आ जाएगा, Z एक्सिस, तो फिर ये कौन सा केस है? 3D। तो अगर ये इंसेक्ट क्रॉल करता हुआ उड़ना स्टार्ट कर दे, तो मतलब XY कोऑर्डिनेट तो चेंज कर ही रहा है, साथ में Z भी चेंज कर रहा है, तो ये 3D है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? डाउट? ठीक, मैं दोबारा पूछता हूं। एक काइट को मैं उड़ा रहा हूं हवा में, कौन सा D है? 3D। पतंग तो कहीं भी जाएगी। पतंग क्या सिर्फ बोर्ड के ऊपर ऐसी उड़ती है? नहीं, वो आगे पीछे भी जा सकती है, तो कहीं भी जा सकती है, तो वो 3D मोशन है। ठीक। अगर कोई कार सड़क पे जा रही है, 1D की 2D? इट कैन बी 1D, इट कैन बी 2D, डिपेंडिंग अगर वो X एक्सिस पे जा रही है या उसके पैरेलल जा रही है तो 1D, लेकिन अगर सड़क पे XY प्लेन में जा रही है तो फिर वो 2D। क्लियर यहां तक? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? ओके, बोलो। जैसे ये बॉडी चली, कहां मीट कर रही है? एक्सिस मतलब मीट मतलब? ओके, ये X ये Y क्लियर है। बताओ ये रही बॉडी, तो क्या इसका X और Y कोऑर्डिनेट चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। X भी चेंज हो रहा है और Y भी चेंज हो रहा है, 2D। 2D। आप अपने मन से पूछो, ग्राफ नहीं समझ में आता, ग्राफ पेपर बना लेना घर पे जाके, कोई मोशन बना के देख लो, अगर X और Y कोऑर्डिनेट चेंज होते जा रहे हैं इसका मतलब 2D है। तो यहां तक क्लियर है? तो हम क्या करने जा रहे हैं इस चैप्टर में? हम सिर्फ 1D स्टडी करने जा रहे हैं कि बॉडी सिर्फ एक ही एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगी और उसका किसी भी वक्त एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा और कोई नहीं चेंज होगा। और उसके बाद ये स्टडी करने के बाद हम स्टडी करना चाहेंगे 2D एंड 3D, पर 2D और 3D में जाने के लिए आपको एक अलजेब्रा की जरूरत है। उस अलजेब्रा का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। तो पहले करेंगे 1D, फिर सीखेंगे वेक्टर, और फिर अप्लाई करेंगे वेक्टर को किसमें?
2D मोशन में। तो वेक्टर का ये काम है ताकि 2D और 3D मोशंस को स्टडी किया जा सके। तो सीक्वेंस समझ में आ रहा है इस चैप्टर्स का क्या रहेगा। तो आज हम बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं 1D मोशन, लेकिन 1D से भी पहले फिजिक्स। और जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज हैंड रिटन शीट नंबर 5 का प्रिंट आउट लें प्लीज बाहर से। तो इसके अंदर 1D मोशन के अंदर हम ये देखेंगे कि हम जैसे फिजिक्स की बहुत ब्रांचेस हैं। ऑप्टिक्स एक ब्रांच है जो लाइट को स्टडी करती है, ऐसी मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच है, कैलकुलस ब्रांच है, फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, जो क्या स्टडी करती है, डील विद कंडीशंस ऑफ विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट या मोशन ऑफ अ बॉडी। कि कोई बॉडी अगर मोशन में है या कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, उसको अगर स्टडी करना है तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं, मैकेनिक्स। और स्टडी करने का मतलब क्या, स्टडी करने का मतलब उसकी वेलोसिटी निकालना, उसकी एक्सेलरेशन निकालना, उस पर कितनी फोर्स लगी वो निकालना, ये सारी चीजें निकालना, इंपल्स निकालना, मोमेंटम निकालना, ये सारी चीजें निकालना हम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी किया जाएगा। ठीक, तो हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की फर्दर डिवीजन है ब्रांचेस की, उनमें से सब ब्रांचेस में पहली ब्रांच है स्टैटिक्स। स्टैटिक का मतलब होता है कि बॉडी को स्टडी करना जब वो किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट। आप कहोगे ये कैसी स्टडी है, कार खड़ा दी यहां पे मेरे सामने और कहते स्टडी करो। अब क्या स्टडी करूं कार के बारे में, चल तो रही नहीं, ना वेलोसिटी निकाल सके ना एक्सेलरेशन। तो ठीक है, कार को नहीं स्टडी करेंगे। हम चार्ज को स्टडी कर सकते हैं। एक चार्ज रखो, चार्ज अपने आसपास ना क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, और फिजिक्स की ब्रांच बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रो और स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। +2 का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, व्हेन चार्ज इज लाइंग एट रेस्ट एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द चार्ज लाइंग एट रेस्ट। तो इस चैप्टर में या इस फिजिक्स में हम कम से कम स्टैटिक तो नहीं डिस्कस करने वाले, क्योंकि हमारी गाड़ी तो मोशन में आएगी, हमारी गाड़ी मोशन में रहेगी। तो स्टैटिक लेकिन ब्रांच जरूर बना दी किसी ने, हम नहीं स्टडी करेंगे। हम क्या स्टडी करेंगे आज, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बॉडी को चलाएंगे और चला के देखेंगे कि उसकी कितनी वेलोसिटी है, कितनी डिस्प्लेसमेंट है, कितनी एक्सेलरेशन है, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन। ये ना पूछना इस चैप्टर में या ये ना पूछना इस ब्रांच में किसने धक्का मारा और कितनी फोर्स से धक्का मारा, ये नहीं बताऊंगा। बस ये बताऊंगा बॉडी चल रही थी, u वेलोसिटी थी, v वेलोसिटी थी, a एक्सेलरेशन थी। ये नहीं बताऊंगा कि फोर्स कितनी किसने कितनी लगाई, वो नहीं स्टडी होगी इसमें। तो फोर्स को अगर छोड़ दें तो बॉडी को स्टडी करना जब वो मोशन में है, हम कौन सी ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं, काइनेमेटिक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। एक और ब्रांच है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में बॉडी को मोशन में स्टडी किया जाता है एंड टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन किसने फोर्स लगाई और कितनी फोर्स लगाई, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी एक्सेलरेशन स्टडी की जाएगी और साथ में फोर्सेस को भी स्टडी किया जाएगा। तो हम क्या स्टडी करेंगे, डायनेमिक। तो काइनेमेटिक और डायनेमिक करने में कम से कम नहीं तो आपको 4 महीने लगेंगे। तो 4 महीने के अंदर आपको काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स समझ में आएगा। और जो ये क्रॉस कर जाएगा, मैंने हमेशा बोला सितंबर अक्टूबर का प्रेशर, वो बस कुछ भी कर जाएगा। ठीक, ऑब्वियसली अब कुछ तो होगा जो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में हम स्टडी करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फिजिक्स है और आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक, तो स्टार्टिंग में मैंने हमेशा बोला कि कैलकुलस में मैंने हमेशा बोला था स्पीड स्लो रहेगी, स्पीड स्लो। ठीक, पर धीरे धीरे आप देखेंगे ग्रेजुअली स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी और नॉर्मल हो जाएगी ताकि आपके ऊपर प्रेशर ना हो। तो मैंने आपको हमेशा ये बोला कि नोट्स मैं आपको लिख के दूंगा, आप घर में लिखना, सो दैट जितना लेक्चर आज मैं करवाऊंगा विद न्यूमेरिकल, अगर मैं ये लिखवाता तो मुझे लगता है कि बस इतना ही लिखवा पाता, वो भी शायद ही। लेकिन क्योंकि फिजिक्स थोड़ी बड़ी है और हमें और भी बहुत कुछ स्टडी करना है, तो अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि ग्रेजुअली विद टाइम हम थोड़ा अब चेंज करेंगे अपने उसको। कैलकुलस अच्छा प्रैक्टिस किया हमने, अब उसकी एप्लीकेशन आने वाली है। तो हम स्टार्ट करेंगे विद मोशन इन 1 डायमेंशन। मैंने बता दिया मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल इफ ओनली वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट, सिर्फ एक
स्पेसिफाइंग द पोजीशन, जो उसकी पोजीशन बताएगा, चेंजेस विद टाइम। तो अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है सिर्फ, तो इसका मतलब वो 1D है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन जिसको हम पढ़ते हैं। तो हम लीनियर मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 डायमेंशन मोशन बताया मैंने, जब बॉडी के कितने कोऑर्डिनेट्स एट अ टाइम चेंज होंगे, 2, तो वो 2D मोशन कहलाएगा। नेक्स्ट है 3D मोशन, जब बॉडी के कितने कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे एट अ टाइम, 3, 3D मोशन। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो अगर ये बॉडी A, B, C, D तक आती है कोई कार चल के, तो डिस्टेंस का मतलब होता है बॉडी ने कितनी लेंथ कवर की। जैसे A से B, B से C, C से D, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CD। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बनेगा, AD। तो AD का मतलब क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट इसमें? तो डिस्टेंस का बेस्ट एग्जांपल और डिस्प्लेसमेंट का बेस्ट एग्जांपल, मैंने टैक्सी की उबर अपने घर से, सोचा एलांटे घूम के आऊंगा, एलांटे घूमा, उसी टैक्सी वाले को रोका और कहा मुझे घर छोड़ दे, उसने मुझे घर छोड़ दिया। उसने कहा सर पैसे, मुझे बिल, इतना बिल। मैंने कहा बिल किस चीज़ का? कहता बिल टैक्सी चली। मैंने कहा देख, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही ना, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन सेम है। वो कह रहा है फिजिक्स अपने पास रखो, मीटर देखो कितना चला। तो मैंने कहा मीटर का मतलब क्या? बोलता डिस्टेंस ट्रेवल्ड के पैसे है, डिस्प्लेसमेंट मत लगाओ यहाँ पे। तो गाड़ी कितनी चली, चाहे मैं जिस मर्जी गली से घूम के लाया, वो नहीं मैटर कर रहा, किलोमीटर कितने आ गए, बस वो डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो जब मैं A से लेके B से लेके C से लेके D तक गाड़ी चलाता हूं, तो एक स्टूडेंट ने कहा सर बड़ा लंबा रास्ता फॉलो कर रहे हो, यहां से यहां जाने का मतलब 10 किलोमीटर जाना। मैंने कहा ठीक है। कह रहे मैं ऐसे जाऊंगा, मैं इधर से इधर जाऊंगा। तो मैंने कहा फिर? कह रहा है कि मेरी गाड़ी 9 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, तो तेरा डिस्टेंस कितना है, 9 किलोमीटर, और मैं थोड़े लंबे रास्ते से चला गया तो मेरा 10 किलोमीटर। तो जितनी गाड़ी एक्चुअल चली वो डिस्टेंस है। एक स्टूडेंट आया, सर वो कह रहा है कि ऐसे तो पहुंचने में बहुत गलियां होंगी पहुंचने में, यहां से यहां, कोई इस गली से जा रहा है, कोई यहां से जा रहा है, कोई यहां से जाएगा, हर का डिस्टेंस तो डिफरेंट है ना। तो उसने कहा सर मेरे को बस ये बताओ कि सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा। मैंने कहा देख फिर सीधी लाइन ड्रॉ कर दे, बस एयर टू एयर, गली को छोड़ सीधा, बस जितना भी है, बस वो डिस्प्लेसमेंट है। तो उसने बोला कि अगर मैं सबसे छोटा डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो इसी रास्ते से जाना पड़ेगा कि कोई और रास्ता है? बोलो यस कि नो, कोई और रास्ता है? नहीं है भाई, सबसे छोटा तो एक ही होगा ना, और इससे छोटा जाओगे तो बड़ा ही हो जाएगा ना इससे। तो सबसे छोटा डिस्टेंस यही है। तो उसको बताना पड़ेगा कि तू यहां से चलियो, बस सीधा चलता जाइयो और कहीं मत मुड़ियो, यहां पहुंच जाएगा। जब मैं इसको बता रहा हूं ना, इस सीध में चला जा, यहीं मत जाइयो और कहीं मत जाइयो, तो मैं उसको साथ में डायरेक्शन बता रहा हूं। तो सबसे छोटा जो डिस्टेंस है, जिसको आपने डिस्प्लेसमेंट नाम दिया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन भी आती है, वैल्यू तो आती है, डायरेक्शन भी आती है। तो और कोई रास्ता नहीं है इस स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करने के लिए, इसलिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई कहेगा सर, जैसे कोई आज बोल रहा दूसरे बैच में, बोला ए से डी जाने में, हम जब बोलते हैं ए से डी जाना है, तो मैं लोकेशन तो बता ही रहा हूं ना, ए से डी, तो डिस्टेंस भी तो वेक्टर हुआ ना, क्योंकि आप बता रहे हो कि मैं ऐसे गया, तो ये आप डायरेक्शन तो बता रहे हो, पहले आप इधर गए, इधर गए, इधर गए। तो मैंने उसे कहा कि चलो ठीक है, तू इधर से मत जा, तू गाड़ी को यहां से घुमा के ले आ, तो भी तो ए से डी पहुंच ही जाएगा। तो उस केस में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के एन नंबर ऑफ तरीके हैं। आप गाड़ी किसी भी गली से ले जाओ, वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट कवर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो सिर्फ ये तरीका है। तो इसलिए डिस्टेंस में डायरेक्शन बताई नहीं जा सकती, वो किसी भी कहीं से भी कार लेके आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करनी है तो इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और जब मैं बात डायरेक्शन की कर रहा हूं तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखना, डिस्टेंस क्या है? स्केलर, डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं, कितने किलोमीटर गाड़ी चली, बस दैट्स इट। कहां से घूम के आई, कोई लेना देना नहीं। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करेगी। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, और डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या है? एडी।
जो क्वांटिटी फिजिक्स में वेक्टर होगी, कुछ क्वांटिटी स्केलर होंगी जिनमें डायरेक्शन नहीं देखी जाती, कुछ वेक्टर होंगी जिनमें डायरेक्शंस देखी जाती हैं। जो क्वांटिटीज वेक्टर हैं जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, तो आज के बाद हम उनके ऊपर क्या लगाएंगे? एरो। एरो का मतलब फिजिक्स में होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जो स्केलर है जैसे टाइम, टाइम की क्या डायरेक्शन है? कोई डायरेक्शन नहीं है। काइनेटिक एनर्जी, कोई डायरेक्शन नहीं है। वर्क डन, कोई डायरेक्शन नहीं है। इनके ऊपर एरो नहीं बनाएंगे। तो आज के बाद अब दो क्वांटिटीज मिलेंगी आपको फिजिक्स में जिनके ऊपर एरो है और जिनके ऊपर एरो नहीं है। तो आज के बाद ये पूछने की जरूरत नहीं ना कि सर ये वेक्टर है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर एरो बना के देंगे। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसके ऊपर एरो बनेगा। अब मोमेंटम जो स्टडी करेंगे तब नहीं कर लें डिस्कस, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। मोमेंटम क्या है, फिर पूछोगे इम्पल्स क्या है, अच्छा और भी है, फ्लक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई जादुई फॉर्मूला है कि जो मैं आपको बताऊंगा कि ये आपने उस फॉर्मूले में पुट किया और आपको बाहर निकल गया, यस इट इज अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको क्वांटिटी ही स्टडी करनी पड़ती है। जब तक आप +1 +2 में सारी क्वांटिटीज पढ़ नहीं लोगे एक एक चैप्टर में, आप बता ही नहीं सकोगे कि वेक्टर की स्केलर है। उसको मैं बताऊंगा जब मैं मोमेंटम स्टार्ट करूंगा। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर, मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर। पर हम ये चीज अभी नहीं डिस्कस कर सकते ना, क्योंकि हमने एक चैप्टर करना है जिसका नाम क्या है? वेक्टर। तो वेक्टर में डिस्कस करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज, ये तो आउट ऑफ ट्रैक होगी ना गाड़ी। वो तो वैसे ही बता दिया कि ऐसा कुछ करने वाले हैं, पर वेक्टर के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर है और कौन सी स्केलर है। ये इस चैप्टर का काम नहीं है। हाँ ये जरूर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो मैंने आपको बता दिया। मैंने पूरा दिन काम किया, वर्क डन किया। मैंने वर्क डन किया तो नॉर्थ की तरफ किया या साउथ की तरफ किया, कितना किया तुम्हें क्या लेना, मैंने काम किया, मेरी एनर्जी खत्म हो गई। नहीं, फिर वो लंबी कहानी है, तुम्हें वेट करना पड़ेगा सस्पेंस क्लियर करने के लिए। वर्क डन, वो पूछ रहा है वर्क डन स्केलर क्यों है, लंबी कहानी है। मैं अच्छा लगता हूँ बोलता हुआ, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बिकॉज बोथ आर वेक्टर एंड वी आर यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। आओगे यार ये क्या क्या लैंग्वेज है, ये नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर है या स्केलर है ये राइट टाइम नहीं है, ये राइट टाइम। जो भी क्वांटिटी मैं स्टडी करवाऊंगा आज के बाद, सबसे पहला काम यही होता है किसी भी फिजिक्स के टीचर का, वो ये बताएगा कि ये क्वांटिटी वेक्टर है, ये क्वांटिटी स्केलर है, और अगर वेक्टर है तो क्यों है, स्केलर है तो क्यों है। और वो तभी जान पाओगे जब आप क्या सीखोगे, वेक्टर अलजेब्रा। जब तक वेक्टर का चैप्टर नहीं आएगा कोई पॉइंट नहीं डिस्कस करने का, तो कोई पूछे ही ना कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है या नहीं। हाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा सब छोड़ दो। ठीक, अपने मेन चैप्टर पे आए आगे। सो इस केस में एडी डिस्प्लेसमेंट है जैसे कि मैंने बताया, एंड इट इज अ वेक्टर। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और कैन बी जीरो। देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो का एग्जांपल मैंने दे दिया। मैं ए पॉइंट से चला, बी पॉइंट तक गया, ए पॉइंट पर वापस आ गया, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एग्जैक्टली सेम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या? जीरो। डन। सपोज ये एक्स एक्सिस है, एक कार ए से चलती है और बी पे आती है, तो मान लो ए का एक्स कोऑर्डिनेट 4 मीटर है, इस ओरिजिन से सारे डिस्टेंस लिए जा रहे हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? दिस इज रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट है। तो ओरिजिन से इसका कोऑर्डिनेट 4 मीटर है और थोड़ी देर के बाद देखा ये 10 मीटर हो गया, तो बॉडी यहां से यहां आई, तो बोलो उसने डिस्प्लेसमेंट कहां ट्रेवल की, राइट की लेफ्ट? गाड़ी राइट गई, बोलो कितने डिस्प्लेसमेंट कवर की? 10 मीटर माइनस 4 मीटर यानी कि 6 मीटर। तो हम क्या करते हैं, फाइनल कोऑर्डिनेट को इनिशियल कोऑर्डिनेट से क्या करते हैं? माइनस, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। कोई डाउट इसमें? डिस्प्लेसमेंट इसमें पॉजिटिव आई। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्यों आई? क्योंकि फाइनल कोऑर्डिनेट में से इनिशियल कोऑर्डिनेट को जब माइनस किया तो आंसर ग्रेटर देन 0 है।
क्योंकि फाइनल कोऑर्डिनेट बड़ा है, इनिशियल कोऑर्डिनेट छोटा है। इनिशियली बॉडी ने 4 मीटर की दूरी पे थी ओरिजिन से बॉडी, और फाइनल कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है 10, तो 10 इज ग्रेटर देन 4, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। लेकिन सोचो एक मिनट के लिए, अगर मैं उल्टा बोलता हूं, कैसे कि सपोज करो ये आपके पास एक्सिस है, बॉडी उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये ओरिजिन है, तो मान लो ये 10 मीटर पे थी और मान लो ये 4 मीटर पे आ गई, तो बोलो उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की 6 इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऐसे बोलेंगे एक तरीका बिल्कुल सही, 6 मीटर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्शन, बिकॉज इट इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो वी आर मेंशनिंग डायरेक्शन। अगर ये डिस्टेंस होता, अपने को मतलब मीटर देखो गाड़ी का, बस इतने किलोमीटर चला, ये मत देखो कि इधर गई कि इधर गई, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं देखते हम, क्योंकि किसको स्टडी कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को, तो हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं इधर गई या इधर गई। ठीक, इसमें तो दिख रहा है कि बॉडी लेफ्ट गई। फिजिक्स वाले ऐसे करते हैं, फाइनल कोऑर्डिनेट कितना है 4, फाइनली 4 पे आ गई, इनिशियली कितना था 10, तो कितना हुआ माइनस, माइनस साइन ये शो करता है कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स की तरफ नहीं है, नेगेटिव एक्स की तरफ है। पॉइंट समझ में आ रहा है? या तो बोलो 6 मीटर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, सही है, ये भी सही है। 6 मीटर बोलो, लेकिन डायरेक्शन बताने के लिए क्या बोलो, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, या कुछ ना बोलो, बोलो -6 मीटर। मैं माइनस से समझ जाऊंगा कि बॉडी पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव नहीं कर रही, बॉडी ऑटोमेटिकली नेगेटिव की तरफ मूव कर रही है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब मान लो इधर जाना, नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन चेंज, वापस आना। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है। इसको ऐसे समझाया गया कि मान लो बॉडी ए से बी पे आई, एरो देख रहे हो इधर राइट, तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले क्या था x1 और बाद में x2, बॉडी का फाइनल कोऑर्डिनेट इनिशियल से बड़ा है, x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। सेम एग्जांपल ले रहा हूं। और उसी तरीके से अगर उल्टा हो जाता है, बॉडी ए से बी पे आती है, तो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या x2 और इनिशियल क्या x1, माइनस करोगे रिजल्ट नेगेटिव आएगा। इसका मतलब नेगेटिव साइन ये शो करता है कि बॉडी ने डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज, उल्टी तरफ आ रही है, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आपकी बॉडी ए से चलती है, बी पे आती है, बी से चलती है, ए पे आती है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या, जीरो डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? अब स्पीड आपने पढ़ा होगा, स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो स्पीड क्योंकि स्केलर है, तो सॉरी डिस्टेंस क्योंकि स्केलर है, तो स्पीड भी स्केलर माने जाते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं ली जाती। जब डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं है। क्लियर यहां तक? स्पीड की कई टाइप्स हैं, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का मतलब कि कोई भी ड्राइवर अपनी स्पीड को चेंज नहीं करेगा। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर कोई गाड़ी ऐसे चलाता है, हर 2 मीटर को 2 सेकंड में कवर करता जाता है, तो हर छोटे इंटरवल में स्पीड एग्जैक्टली क्या आएगी, सेम। ये कांस्टेंट स्पीड है। लेकिन अगर वो गाड़ी ऐसे नहीं चलाता, पहला 2 मीटर कवर करता है 2 सेकंड में, अगला 2 मीटर 1 सेकंड में, अगला 2 मीटर 4 सेकंड में, अगला 2 मीटर 5 सेकंड में, तो आप चेक कर सकते हो इस इंटरवल में इसमें स्पीड चेंज हो रही है। तो कौन सी स्पीड है, वेरिएबल स्पीड है। ठीक है यहां तक? तो या तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी या स्पीड चेंज होगी। क्लियर? एवरेज स्पीड हमने किया था कैलकुलस में, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये तो हमें आता है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी आती है, लिमिट लगा के, याद है वो बताया था, कैलकुलस में कन्वर्ट कर लो, dx by dt को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, इसमें स्पीड बोलना है। तो डायरेक्शन नहीं ले रहे तो स्पीड है, राइट? तो जिन्होंने अभी कैलकुलस नहीं किया वो अभी वेट करेंगे प्लीज। ठीक है यहां तक? यहां पर कोई दिक्कत आएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर।
वही सेम कैटेगरी, या तो गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी या वेरी करेगी, और एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस में कैलकुलस dv बाई dt, सॉरी v इज इक्वल टू dx बाई dt, पर ऊपर वेक्टर लगा दिया। वेक्टर लगाने का मतलब इट इज अ वेक्टर। तो ये नहीं तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे, स्पीड है कि वेलोसिटी है? वेक्टर लगा हुआ है तो वेलोसिटी है, नहीं लगा तो स्पीड है। नहीं तो एक और भी तरीका है, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज कर रहे हो तो वेलोसिटी है, और अगर डिस्टेंस यूज कर रहे हो तो स्पीड है। ठीक, न्यूमेरिकल में बताऊंगा कैसे, देखते हैं। डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। कब? व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जब एक बॉडी ए से बी तक आएगी तो डिस्टेंस भी ए बी, डिस्प्लेसमेंट भी ए बी सेम हो जाएगा। लेकिन अगर बॉडी घूम गई इस तरीके से तो डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट छोटी। तो वैसे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेस देन डिस्टेंस, पर कभी कभी इक्वल भी हो सकती है, पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती। तो एक ऑब्जेक्टिव आएगा कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, या तो इक्वल होगी या फिर छोटी होगी। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, ये रूल समझ में आया? या फिर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये टर्म इससे डिवाइड होगी लेस देन इक्वल टू 1। तो लिख लो इसके आगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जो रेशियो होती है वो या तो 1 के इक्वल होगी जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, या फिर लेस देन 1 होगी। ये लिख लेना स्टेप। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक?